एमएनटी थैंक न्यूज़ यू मैम। नेटवर्क का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह के जो विषय हैं, उन पर लगातार चर्चाएँ समाज में होना बहुत ज़रूरी है और जिसको आप निरंतर कर रहे हैं, सो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और थैंक आज यू का मैम। जो विषय आपने चुना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी सामाजिक प्रक्रिया में समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन जो हैं गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सो जहाँ तक आपका सवाल है कि किसी भी समाज के निर्माण की प्रक्रिया में संगठन जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है क्योंकि एज़ इंडिविजुअल जब हम किसी भी किसी भी समाज में अगर हम बात करें अपने अधिकारों की या अपने जो आस-पास का जो वातावरण है, माहौल की, तो एक व्यक्ति की किसी राज्य में या समाज में कोई गिनती नहीं होती है। तो जब लोग एक-एक करके जब मिलते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है नेचर से ही पॉलिटिकल होता है। ह्यूमन बीइंग बाय इट्स नेचर पॉलिटिकल, पॉलिटिकल बाय इट्स नेचर। सो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी है, जैसा कि एरिस्टोटल ने भी कहा है कि जो व्यक्ति है, वो समाज में रहता है और समाज के बाहर केवल पशु रहते हैं या देवता रहते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति है, उसमें सोचने की क्षमता है, उसमें कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, तो वो बाहर कैसे निकलते हैं, वो कैसे शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है? ऑब्वियसली लोगों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ। तो इस समाज निर्माण की प्रक्रिया में जो व्यक्तियों के समूह बनते हैं और वो समूह किसी भी आधार पर हो सकते हैं, वो जो एक-दूसरे से जुड़ाव होता है, वो धर्म के आधार पर हो सकते हैं, वो जाति के आधार पर हो सकते हैं, वो महिलाओं के ग्रुप हो सकते हैं, पुरुषों के ग्रुप हो सकते हैं। सो इस तरह से जो जुड़ाव होता है समाज में और उसी जुड़ाव में जो बहुत सारी धार्मिक रीति-रिवाज हैं, परंपराएँ हैं, वो कहीं न कहीं उनको जो है वो जोड़ने का काम करती है और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो हमारा इतिहास। जो शेयरिंग है, वो कहीं न कहीं हमें ये जोड़ के रखता है कि हमारा एक जैसा इतिहास रहा है। जैसे हम मूल निवासी समाज की बात करें, सो हमारा जो इतिहास है कि बाबा साहब का समय, फुले साहब का समय, पेरियार साहब का समय, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के समय जो प्रयास किए गए शिक्षा के लिए, उनका समय, तो साहू जी का समय, शिवाजी का समय या कबीर का समय, सो ये जो आइकन्स हैं हमारे समाज के, जो उनकी विचारधाराएँ हैं, जो उनके विचार हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं सो कहीं न कहीं वो एसोसिएशंस जो है वो हमारे जुड़ जाते हैं, हमारे जो फीलिंग्स, इमोशंस एक साथ जुड़ जाते हैं और जब ये जुड़ाव महसूस होता है, सो कहीं न कहीं समाज के निर्माण की प्रक्रिया की ओर जाते हैं। सो समाज जो है पहले से ही एग्ज़िस्ट करता है, राज्य तो बहुत बाद में आया है। सो उस समाज में ही जब अधिकारों की बात होती है, पावर की बात होती है, तो वहाँ पर हमारे राइट्स को कैसे सिक्योर किया जाए, हमारे अधिकारों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए और उसी के लिए जो है वो राज्य का निर्माण भी होता है। सो सोसाइटी जो है एक सोशल एंटिटी है जो बाउंडेशन ऑफ द पीपल जो लोगों को जोड़ के रखता है, सोशल एंटिटी है और जब स्टेट की बात करते हैं दैट इज़ पॉलिटिकल एंटिटी जहाँ पर लोग क्लेम करते हैं कि हमारे ये अधिकार है और वो आपको पूरा करना है। सो मनुष्य होने के नाते लोग जो है एक साथ रहते हैं, उनके जो हिस्ट्री है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, जो इमोशंस हैं, वो कहीं न कहीं उनको जोड़ के रखती हैं और ये एक सामाजिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो आगे चलकर जो पॉलिटिकल जो एंटिटी है, उसमें हम प्रवेश करते हैं और अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए डिमांड करते हैं, राज्य के निर्माण के साथ। राज्य के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो अगर हम मैकेनिकल टर्म में देखें कि जो यांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है वो 1500 ईस्वी के आसपास शुरू होती है, जो
हॉब्स लॉक रूसो की अगर हम बात करें तो वहां से कि राज्य को मनुष्य ने बनाया है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जो स्वतंत्रता, समानता और जीवन का जो अधिकार है वो राज्य के निर्माण से पहले ही सबको मिले, एक व्यक्ति होने के नाते। तो व्यक्ति है तो उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, इसीलिए एक पॉलिटिकल एंटिटी की शुरुआत होती है जिसको राज्य का नाम दिया जाता है। तो जो लोग हैं वही अपने में से मिलकर के एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जो उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर पाए। तो समाज कहीं ना कहीं हमको बाउंड करता है, एक साथ इकट्ठा करता है, एक साथ हमारी जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है, और राज्य उन्हीं सब चीजों को कहीं ना कहीं सिक्योर करने का काम करता है। लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंस हमें उसमें नजर आता है कि क्या समाज में उतनी बॉन्डिंग है आपस में, क्या समाज में सभी समुदाय एक साथ रह रहे हैं बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के, या फिर उनमें किसी तरह के डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा क्या पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशन में क्या सबकी अप्रोच एक जैसी है, या उनमें भी कहीं ना कहीं जो सामाजिक आधार पर जो भेदभाव है वही वहां भी रिफ्लेक्ट करती है। तो क्या ये गैर बराबरी हमें देखने को मिलती है दोनों जगहों पर, और सामाजिक गैर बराबरी जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संस्थाओं में भी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। सो सेकंड फेज में हम जी लोग इस पर बात कर सकते हैं। सो जी जी सामाजिक जो व्यवस्था है वो एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो अरस्तु ने जैसा कि कहा कि जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है वही इंसान है, और उसके बाहर जो रहने वाला है वो या तो पशु है या फिर वो देवता है। सो देवता का कंसेप्ट तो पता नहीं, लेकिन अगर हम पुरुष जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनमें भी देखें तो उनमें भी एक सोशल गैदरिंग जो है वो होती है। आप देखो कि वो किस तरह से झुंड बना करके जब वो जाते जी हैं जंगल की ओर चारा खाने के लिए, या जब वो बाहर निकलते हैं तो वो भी जो है समूह में रहना पसंद करते हैं। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो उनके साथ रहता है। तो चाहे वो मानव हो और चाहे पशु हो, जी दोनों के लिए ही या और सभी ग्रुप्स के लिए जो है वो सामाजिक जो प्रक्रिया है, सामाजिक संगठन है, जो एसोसिएशंस है वो बहुत बहुत जरूरी है। और इंसान के लिए तो खास करके लिए ये आगे के लिए एक प्रक्रिया जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हमारे बिल्कुल समाज के निर्माण के साथ आगे की संस्थाओं से जुड़ता है। जहाँ तक समाज में जो समाज निर्माण की प्रक्रिया को अगर हम देखें, मैं फिर से उसी पॉइंट के साथ शुरू करती हूँ कि जी एक व्यक्ति जब कई लोगों से मिलकर जो है एक ग्रुप, एक समूह का निर्माण होता है, और वो समूह मिलकर के एक समुदाय का निर्माण करते हैं, और विभिन्न जो समुदाय हैं वो समाज निर्माण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होते हैं। और यहीं पर जो समूह बनते हैं और जो समुदायों में डिवाइड होते हैं, जैसा कि सर ने भी बोला कि वो समाज निर्माण की प्रक्रिया में हमारे बीच ऐसे बहुत सारे समूह जो है निर्मित हो जाते हैं, जो एक तरह की आइडियोलॉजी का निर्माण करते हैं, एक विचारधारा का निर्माण करते हैं, और उसकी तरफ जो समाज है वो अग्रसर होता है। क्योंकि हर समाज में एक लीडरशिप होती है, एक 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 ऐसा ऐसा समूह, या ये कहे कि हम एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसी विचारधारा जो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, चाहे वो धार्मिक तौर पर बने हुए संगठन हो और चाहे वो सामाजिक तौर पर बने हुए संगठन। तो अगर हम ये देखें कि जो धार्मिक संगठन है आज के समय में उनका स्वरूप हमें बिगड़ा हुआ सा लगता है, लेकिन अगर हम समाज सुधार की प्रक्रिया में देखें, हम 18वीं और 19वीं शताब्दी में, खास करके 20वीं शताब्दी में, वहां पर ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन बने जो कहीं ना कहीं उनका नेचर धार्मिक था, लेकिन उसमें समाज में जो है वो सुधार
किए, सभी हम उससे वाकिफ़ हैं। उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सती प्रथा का विरोध हो, चाहे वो नर-बलि प्रथा का विरोध हो, या बाल विवाह का विरोध हो, या फिर जो कन्यावध होता था उसका विरोध हो। तो ऐसी कई सारी कुरीतियाँ हैं, नर-बलि प्रथा का जो विरोध है, तो वो संगठन बने और उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों की तरफ जो है जो स्टेट है, जो सरकार है, उसका ध्यान आकर्षित करके उन पर जो है रोक लगाने की कोशिश की। ऐसे ही जब हम एक पर्टिकुलर समाज की बात करते हैं, जैसा कि भारतीय समाज जो है कई तरह की जातियों में बटा हुआ है, और वो जातियाँ का जो एग्ज़िस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो कहीं न कहीं हायरार्किकल पर आधारित है। जिसमें ऊँच-नीच की व्यवस्था है कि एक सबसे ऊपर, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, और कुछ सबसे नीचे और कुछ बिल्कुल उस व्यवस्था से बाहर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्र है वो अनटचेबल है उस व्यवस्था में, जिनको अछूत माना जाता है, उनके छू-भर लेने से जो है कोई पॉल्यूट हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्थाओं को समझते हुए, उन पर कुठाराघात करते हुए, एक इंडिविजुअल के तौर पर, और उन लोगों ने अपने संगठन बनाकर, एसोसिएशन बनाकर जो है, इस तरह की बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि बिना संगठन के कोई भी समाज जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आ सकता है। फुले साहब ने अपना संगठन बनाकर जो समाज में जो परिवर्तन लेके आए, वो एक मिसाल है। बाबा साहब ने कितने तरह की पत्रिकाएँ निकालकर, समाचार पत्र निकालकर, एसोसिएशन बनाकर, इवन पॉलिटिकल पार्टी बनाकर। तो ये सब जो है ऐसे समूह के तौर पर जो है इस समाज में कुछ बदलाव, कुछ सुधार लाए जा सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब का जो एक कोटेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो ये कहते हैं कि वी एजुकेट, वी ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, स्ट्रगल। तो सबसे पहले वो किसकी बात करते हैं कि हमें एजुकेशन मिलेगी तो हम संगठन की ओर बढ़ेंगे, हम संगठित होंगे, और संगठन में वो शक्ति है कि हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं जो हमें अभी तक नहीं मिली। क्योंकि ऐसे बहुत सारे धार्मिक समूह रहे जिन्होंने सिर्फ समाज के कुछ समूहों को ही ऊपर रखा और बाकी को जो है वो बिल्कुल ढकेल दिया। उसमें जो धार्मिक शास्त्र हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। उसके आगे आने की जो इंटरप्रिटेशंस है, जो रामचरितमानस या और इंटरप्रिटेशंस हुई, वो भी कहीं न कहीं जो है उसी व्यवस्था को कायम रखते हुए गैर बराबरी की व्यवस्था को फूलने की ओर अग्रसर करते हैं, उसको और ज़्यादा पोषित करते हैं। और उसी समाज में एक फुले और अम्बेडकरी विचारधारा भी आती है, जो संगठन बनाकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के साथ-साथ भाईचारे पर बेस्ड है, जो हमारे संविधान की मूल भावना भी है, और जो आज उसको हर सरकार को अचीव करने के लिए एक बड़ा चैलेंज है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उस ओर सरकारों का ध्यान नहीं जाता है। तो बाबा साहब भी ये कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ द माइंड्स शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि जो मानव है उसका जो अस्तित्व है वो बना रहे, यही हर एक माइंड का एक निश्चित गोल होना चाहिए कि आखिर हम एज इंडिविजुअल, एज एसोसिएशन, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज स्टेट किसके लिए काम कर रहे हैं। दैट ओवरऑल डेवलपमेंट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, ऑफ द स्टेट ऑल्सो। सो वो जो समाज में जो संगठन है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब सरकारें काम नहीं करती, स्टेट काम नहीं करते ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर या ह्यूमन वेलफेयर की ओर, या फिर जो फ्रेटर्निटी और जो जस्टिस है उसकी ओर, क्योंकि जब समाज गैर बराबरी
पर आधारित है। उसमें अलग-अलग तरीके डिविजन्स हैं, सेक्स, जेंडर, रिलीजन के आधार जी पर, कास्ट के आधार पर। तो उसको कहीं न कहीं उस गैप को भरते हुए लोगों की जो एक्जिस्टेंस है, उनकी जो डिग्निटी है, उसको मेंटेन करते हुए सरकारों को काम करना है। और जब वो नहीं करती हैं, तो उसी ओर ध्यान आकर्षित करने का काम हमारे संगठन करते हैं। वो सामाजिक सुधार के रूप में और एक प्रेशर के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में, क्योंकि वो कोई भी मामला आप ले लीजिए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला ले लीजिए, चाहे वो अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में सुधार की बात को ले लीजिए। तो ये जो संगठन है, चाहे वो आप अभी एग्ज़ाम्पल जो है किसान प्रोटेस्ट का ले लीजिए आप, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू है, या उससे पहले जो एनआरसी का मामला है, या उससे पहले जो कई सारे मुद्दे विमेन सिक्योरिटी का मामला है, या फिर जो क्रीमी लेयर और रिजर्वेशन को लेकर के जो विभिन्न मुद्दे समय-समय पर उठते रहते हैं। सो लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते हैं, चाहे वो एससी-एसटी एक्ट के स्ट्रेंथनिंग को लेकर के मामला हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का मामला हो, तो जो एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, वो संगठन प्रॉपर तरीके से प्रेशर बनाते हैं समाज और सरकार दोनों पर कि हमें किस तरह का जो है अपना व्यवहार करना है, जिससे हर एक व्यक्ति की जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो अस्तित्व है, वो बना रह सकता है। क्योंकि बाबा साहब अच्छी तरह से जानते थे कि बिना एजुकेशन के हम जो है वो संगठन बना ही नहीं सकते हैं, हमारे एसोसिएशंस बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब लोगों का कोई गोल नहीं होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हम 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो किसी न किसी एम के साथ इकट्ठे होते हैं। आज भी हमारा यहाँ इकट्ठा होना किसी एक मुद्दे पर बात करना है। तो जब भी 2 लोग इकट्ठे होते हैं, वो किसी मुद्दे पर बात करते हैं, और ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना मतलब वो किसी तरह के सॉल्यूशंस जो जी समाज में चैलेंजेज़ हैं, उसके लिए वो चाहते हैं। तो इसीलिए जो जी है जी बाबा साहब भी फुले साहब भी मूवमेंट की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, और उन आंदोलनों को आगे बढ़ाने का काम जो ये सामाजिक संगठन है, चाहे वो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से काम कर रहे हो, उनके मीन्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो ह्यूमन डिग्निटी है, होना चाहिए। मानव का अस्तित्व, उसके अधिकारों की रक्षा, यूनिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, तभी इस समाज में जो गैर बराबरी है उसको खत्म करके एक समता मूलक समाज, एक समरसता पर आधारित समाज का निर्माण हो सकता है। सो इसीलिए जो संगठन है, जी उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पर आज के समय में आने की ज़रूरत है, और जिसके लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बामसेफ जैसा संगठन है, और इसके साथ जो छोटे-छोटे संगठन काम कर रहे हैं, अगर वो मिलकर जो है एक गोल की तरफ बढ़ें, जो बाबा साहब ने भी देखा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति एक जगह पर रहकर काम करता है, लेकिन जब संगठन अपने लीडर्स का निर्माण करता है, अपने कैडर्स का निर्माण करता है, तो वो अलग-अलग जगहों पर बिखर जाते हैं खुशबू की तरह, और उस समाज, उस जगह पर जाकर फिर से वो एक नए समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सो इसीलिए लोगों को ट्रेनिंग देकर, ट्रेनिंग किस चीज़ की, कि उनको किस तरह से काम जी करना है समाज में, वो बिल्कुल आगे हमें लेकर के आना है, उस बिल्कुल उद्देश्य की जी पूर्ति के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए सारे संगठनों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर काम करना ज़रूरी है। अपनी आइडेंटिटी वो बना के जी रखें, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आइडेंटिटी खत्म कर दी जाए, लेकिन एक गोल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो इसीलिए जी जी संगठन इस समाज में बहुत-बहुत ज़रूरी है। अगर हम संगठनों की बात करें जो अलग-अलग जगहों पर रीज़न वाइज़ जो काम कर रहे हैं अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग उद्देश्यों के साथ, लेकिन अगर हम एक संविधान का उद्देश्य देखें, या बाबा साहब ने जिस डेमोक्रेटिक समाज की समरसता पर आधारित समाज की कल्पना की, जो स्वतंत्रता, न्याय और समानता पर
आधारित है, तो कोई भी संगठन, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो और चाहे वो धार्मिक क्यों ना हो, तो कोई भी संगठन इन उद्देश्यों, इन गोल्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई भी मुद्दे पर, कोई भी इशू पर वो काम करेगा तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जो गोल है, जो समाज के लिए निर्धारित किए गए हैं, समाज को अचीव करना है थ्रू द पॉलिटिकल एंटिटी, तो वो हर एक संगठन के लिए जरूरी है। तो अगर सिर्फ हम ये 3 शब्दों का ध्यान रखें कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, और चौथे शब्द का भी, फ्रेटर्निटी का भी, तो हर संगठन जो है, अगर उसको कन्विंस किया जाए कि हमारा अल्टीमेट गोल यही है, और एक अकेला संगठन समाज में बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता है, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बड़े बामसिप जैसे संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। सो सबसे बड़ी चुनौती अगर हम देखें संगठनों को आपस में कोलैबोरेट करने की, उनको साथ में लाने की, तो वहां पर जो चैलेंज है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का है, कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमने इन संगठनों के साथ कोलैबोरेशन किया, इनके साथ अगर हम गए, तो हमारा अस्तित्व तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, जो उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है एज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी इस तरह का कोलैबोरेशन हो, तो उनकी आइडेंटिटी को बिना खत्म किए हुए कैसे हम जो है एक जस्टिसेबल सोसाइटी की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरी बात, लीडरशिप, क्योंकि ये लीडरशिप जो क्राइसिस है वो हर संगठन में हमें देखने को मिल रही है, कि जहां पर भी लीडरशिप की बात होती है उस संगठन के टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि by nature every person is political, he want position at any cost, तो वो हर उस स्थान को अचीव करना चाहता है जहां से वो एक नेता के तौर पर अपनी बात कह पाए। सो एवरीबडी वांट टू बिकम लीडर रादर देन एन एक्टिविस्ट, तो एक्टिविस्ट की बजाय लीडरशिप। सो ये लीडरशिप का जो क्राइसिस है, तो हमको उनको लीडरशिप भी देनी पड़ेगी कि अगर आप इन उद्देश्यों को लेकर के चल रहे हैं, सो आप अपनी लीडरशिप, एक तो उनका एग्जिस्टेंस और उनका नाम, उनका जो आइडेंटिटी है, और प्लस उनकी लीडरशिप, क्योंकि कोई भी बड़ा जो संगठन है उनकी लीडरशिप को नहीं ले सकता। हाँ, डेमोक्रेटिक तरीके से जो डिवीजन हो सकता है, उनका एक स्थान सुनिश्चित किया जा सकता है कि यस यू आर वर्किंग एट नेशनल लेवल और स्टेट लेवल और लोकल लेवल और विलेज लेवल, जो एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो एक संगठन में लाना ही होगा। जब इस तरह का कोलैबोरेशन होगा, जब हम गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक सामाजिक संगठनों का अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी, लीडरशिप प्लस जो एग्जिस्टेंस है, वो हमारे सामने बड़े चैलेंजेस भी है, और उन्हीं चैलेंजेस को दूर करना ही जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस भी होगी, कि हम सारे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला पाए, तभी हम उनके बीच में कोलैबोरेशन बना पाएंगे, कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए संविधान का जो अल्टीमेट गोल है, एक जस्टिसेबल सोसाइटी का निर्माण करना, जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेद ना हो, वो तभी संभव है, और संविधान के बियॉन्ड नहीं जा सकता। क्योंकि अगर धार्मिक संगठन भी है ना, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य भी जो है यही है, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हर धार्मिक संगठन का उद्देश्य भी यही है, और हर सामाजिक संगठन का उद्देश्य भी है, बशर्ते ये बात जो है उन संगठनों को समझाने की जरूरत है कि व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल विच यू वांट टू अचीव, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कैंपेन मोड में हमको आना पड़ेगा। तो वो जब तक हम कैंपेन मोड में नहीं आएंगे, एक मान लीजिए कि एक समरसता भरे समाज का हमें निर्माण करना है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल्य है उनको ध्यान में रखकर करना है, तो हमें कहीं ना कहीं उनको साथ में लेकर जो है उनकी एग्जिस्टेंस बनाए रखते हुए हमें उनके कॉपरेशन को लेना पड़ेगा, तभी ये संभव है कि वो हमारे साथ आएंगे। अदरवाइज अगर आपने ये सोचा कि यस आई एम द ओनली वन अंडर विच यू कम, तो एक अम्ब्रेला के तौर पर जो है उनको रखकर
जो है हम उनसे कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन ले सकते हैं और हम उनको ये लिबर्टी दें कि यस इस एम के साथ आपको अपने एरिया में काम करना है, अपने संगठन के नाम के साथ। सो डेफिनिटली दे विल कम टुगेदर। और जब कैंपेन मोड होगा, क्योंकि संगठन जो है वो कैंपेन नहीं चलाते कहीं ना कहीं, वो एक एनजीओ फॉर्म में आ जाते हैं कि यस हमने ये हमको फंड मिला इशू बेस्ड और बस उस पर काम करने लगे। तो एक बड़े संगठन के तौर पर बामसेफ जैसे संगठन को आगे आना है, वो कैंपेन मोड में आना पड़ेगा कि हम कैंपेन चला रहे हैं एक से समरसतापूर्ण समाज, एक जस्टिसेबल सोसाइटी की तरफ, जहां पर सभी संगठनों को साथ लेकर चलना है without demolishing their leadership plus identity. Then only we can achieve their cooperation and coordination, and we move forward towards the justiciable society for which our leaders has their they accept the challenge for it. उनके माइंड में ये सब था और तभी उन्होंने ऐसा कहा। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि बाबा साहब ने ये बात कही थी कि ये जो कारवां है, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आया हूँ, और जो इसमें सहयोग नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज उसको पीछे ले जाने की, उसको पीछे धकेलने की कोशिश ना करें। तो हमको यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सारे संगठनों को साथ लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन से संगठन हमारे साथ वाकई में आना चाहते हैं और पे बैक टू सोसाइटी के कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमें जो है चुनाव के समय में भी बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आस्तीन के सांप में पता चले कि वो उन्होंने हमारे संगठन को, हमारे उद्देश्य को ही जो है वो डेमोलिश कर दिया है। तो अगर हम उनको स्पेस देंगे, डेफिनेटली दे विल कम और हम एक अच्छे निर्माण के और जो है वो अग्रसर हो पाएंगे। सो जो हमारे चैलेंजेस हैं वही हमारे सॉल्यूशंस भी हैं। प्रतीक जी बिल्कुल मैम, आपसे ही मैं 1-2 मिनट और आपसे लेना चाहूंगा और उस सवाल के बाद सबसे हम मैसेज भी लेंगे आज के विषय पर कंक्लूडिंग। आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ाती हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाती भी हैं, सामाजिक इसके विश्लेषण भी आपका है। अगर जैसे जैसे ये संगठन इकट्ठा आते हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, जैसे गनोरकर साहब कह रहे हैं कि जनवरी तक वो 1,500 संगठन पूरे भारत भर के इकट्ठा कर रहे हैं, उनको साथ में जोड़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जो भी है आगे आगे जैसे जैसे बढ़ जाएगा ये कारवा और फैलेगा, तो इसका राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिणाम आप देख सकते हैं? क्योंकि बहुत हम अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हमारी बातें बहुत सारी रुकी पड़ी हुई हैं। तो क्या ये जो हमारी अधिकार हैं उसको पाने के लिए जो सत्ता एक माध्यम है, उसका रास्ता कैसे खुलेगा? क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा? जी 2-3 मिनट। जी सर, ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल है जिसका एक लाइन में उत्तर तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो संगठन है, क्योंकि संगठन राजनीति की ओर भी अग्रसर होते हैं, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। तो अगर संगठन इकट्ठा होकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप कोई भी मुद्दा, जो मैंने पहले भी बोला था कि वो कोई पॉलिटिकल ग्रुप ने उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, बल्कि समाज के मुद्दे हैं तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा। और वो समाज कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे समुदाय या संगठन है। तो अगर सारे संगठन मिलकर के किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो वो सरकार को काम करना ही होगा, क्योंकि सरकार कोई अलग से कोई एंटिटी नहीं है, वो हमारे बीच का ही एक हिस्सा है जिसको हमने कुछ समय के लिए अपनी पावर्स ऑफर की हैं कि हमने आपकी अपनी पावर्स आपको सरेंडर कर दी। नाउ यू हैव द पावर टू रूल ऑन अस। तो रूल के लिए उनको ऐसे ऑटोक्रेसी नहीं लानी है, बल्कि थ्रू द डेमोक्रेटिक वे दे हैव टू फुलफिल आवर नीड्स एंड डिमांड्स, कि हमको क्या चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। सो सामाजिक शक्ति वो शक्ति है जो राजनीतिक बदलाव जो है वो ला सकती है। क्योंकि आप देख लीजिए कि किसी भी इतिहास उठा करके देखिए, किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में जो क्रांति हुई है वो किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं लाई गई है, वो सामाजिक संगठन के द्वारा ही लाई गई है। और वो सामाजिक संगठन ही जो है वो राजनीति की तरफ अग्रसर होते हैं और सरकार को
जो है कंपेल करते हैं कि आपको ये काम करना ही होगा। सो डेफिनेटली थ्रू द organization, collaboration of various organizations, we can pressurize the government, we can pressurize the state to make accountable टू द मूल निवासी समाज। जो मूल निवासी जो सोसाइटी है उसके अधिकारों की ओर एक समतापूर्ण समाज को एस्टेब्लिश करने की ओर सरकार को हम जो है कंपेल कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि आपको ये काम करना ही होगा। सो उसमें हर एक व्यक्ति को, क्योंकि संगठन का काम क्या है, हर एक व्यक्ति को जागृत करना, और जागृत करने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट उसके अधिकार क्या है, उसकी डिग्निटी क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। जब वो समझ जाएगा तो वो डेफिनेटली अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि एज इंडिविजुअल वो क्या है, उसकी पावर क्या है। सो संगठन का उद्देश्य हर एक व्यक्ति को जगाने का काम करना है, उसको ये एहसास कराना है कि एज सिटीजन व्हाट टाइप ऑफ पावर यू हैव। क्योंकि वोट की ताकत जो है ना, प्रेसिडेंट की और एक आम इंसान की इक्वल है। तो जब वो समझ जाएंगे ये पॉलिटिकल गेम, तो उनको भी डेफिनेटली जो है वो अपने अधिकार की डिमांड करने में आसानी होगी, बिना झिझक के। क्योंकि अभी तो उनको वो चीज मालूम ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी तक ही सीमित है, बच्चों की पढ़ाई तक सीमित है। तो अगर हमने स्टेट को अकाउंटेबल बना दिया कि स्टेट हैव टू एंश्योर आवर हेल्थ, एजुकेशन, employment, then only we can move the government as well as by own कि समाज में जो है वो बदलाव शुरू हो चुका है और हम बदलाव की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तभी अगर सरकार अकाउंटेबल नहीं होगी तो समाज में फिर सुधार की गुंजाइश भी कम होती चली जाती है। सो इसके थ्रू हम बदलाव ला सकते हैं और डेफिनेटली वो आएगा। जी बिल्कुल। समय समाप्त हुआ है, लेकिन अभी आपसे हम संदेश भी लेंगे संगठनों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। आपसे हम चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में एक दो वाक्यों में जो दर्शक हैं या जो भी सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम को देखेंगे उनको आप क्या मैसेज देंगे, दो वाक्यों में। फिर मैं पाथर्डे जी की तरफ आऊंगा और फिर धनोटकर साहब की तरफ। जी, मैं तो बाबा साहब के इसी कोटेशन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले शिक्षित होने की जरूरत है और अपने संगठन बनाने की जरूरत है, और तभी हम संघर्ष कर पाएंगे, अपने अधिकारों को ले पाएंगे। सो वी एजुकेट, वी यूनाइट एंड वी एजिटेट। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।